अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस की अपडेट के लिए हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी दुश्मन रूहे का 7वां हिस्सा। ट्रेन को यहाँ चंद लम्हों के लिए रुकना था। जो ही हम नीचे उतरे उसने विसल दी। अभी कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि विसल हुई और वो रिंगने लगी। फिर उसकी रफ्तार तेज हो गई। बहुत दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। काफी दूर के बाद कुछ रोशनियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। हमारा रुख उन्हीं रोशनियों की जानिब था। वो यहाँ इत्तफाकिया तौर पर नहीं उतरे थे, बल्कि ये जगह उनकी जानी पहचानी थी, क्योंकि वो बड़े आराम से आगे बढ़ रहे थे, जबकि मुझे जगह जगह ठोकरें लग रही थी। गर्ज ये कि थोड़ी देर के बाद हम आबादी के करीब पहुंच गए। कच्चे पक्के मकानात तारीकी में लिपटे गहरी नींद सो रहे थे। ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि कितनी बड़ी जगह है, कोई गांव है या कस्बा या शहर है। कुछ ही लम्हों के बाद बंसीराज और केदारी एक बड़े से घर के दरवाजे पर रुक गए। बस एक लम्हा वहां खड़े हुए और दरवाजा खुल गया। ये अंदाजा भी नहीं हो सका कि दरवाजा उन्होंने खुद खोला है या अंदर से किसी ने खोला है। हम मकान में दाखिल हो गए। देहाती तर्ज का कच्चा पक्का मकान था, जिनका अभी पूरी तरह जायजा नहीं लिया जा सकता था। आखिरकार वो एक कमरे के सामने रुके। केदारी ने दरवाजा खोलकर कहा, ये तुम्हारे आराम का कमरा है खान साहब। अंदर बिस्तर लगा है, एक दरवाजा पीछे भी खुलता है। उसके दूसरी जानिब दूसरी जरूरतें पूरी करने की जगह है, जिसे इस्तेमाल कर सकते हो। और सुनो, कोई चिंता मत करना, आराम से पैर फैलाकर सो जाओ। अब तुम हमारे हो, कोई टेढ़ी आंख से तुम्हें नहीं देख सकता, समझ गए? जी हाँ, मैंने गर्दन हिला दी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों वहां से चले गए। मैंने गहरी सांस ली और कमरे का जायजा लेने लगा। काफी कुशादा, साफ सुथरा था। आरामदेह और नरम गद्दे वाला बिस्तर भी मौजूद था। जिन हालात से मुसलसल गुजर रहा था, उनके बारे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। कोई वाली वारिस नहीं था। माँ बेचारी थी जो दुश्मनों की कैदी थी, न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। किसी के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। वाह दादा जान वाह, क्या विरसा छोड़ गए आप हमारे लिए। और फिर बदनसीबी ये कि मैं ही रह गया था आपका हमशक्ल होना। वैसे आप कितने चालाक हैं, मरने के बाद भी आप बड़ी चालाकी से खुद को बचाए हुए हैं। बार बार तस्वीर के फ्रेम से निकल भागते हैं। अगर आप भी शैतानी कूतों को कबूल कर चुके हैं तो अपने हालात को खुद भुगतें। मुझे क्यों मुसीबत का शिकार बना रखा है। कितने किरदार आए जिंदगी में। गंगा से आगाज हुआ, मगर वो तो खुद मामून खान यानी मेरे दादा का शिकार हुई। फिर बेचारी मोनिका आई और वो भी मेरी वजह से मारी गई। वो दोनों बाप बेटी मेरे लिए अच्छे थे। वो मुझे जादू मंत्र सिखा सकते थे, लेकिन जमुना दास ने मुझसे मेरा ईमान नहीं छीना था। दफतन मेरे अंदर फिर एक लहर उठी। मैंने अहद किया है अपनी माँ से, अपने अल्लाह से वादा किया है कि कुछ भी हो जाए अपना ईमान हाथ से नहीं जाने दूंगा। इस एहसास को दिल में दोहराने से मेरे अंदर सुकून उभरने लगा और मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। नींद आहिस्ता आहिस्ता आंखों को बोझल कर रही थी कि अचानक मेरा बिस्तर जोर से हिला और मेरी आंखें खुल गईं। यूं लगा था जैसे कोई बिस्तर से टकराया हो। कौन है, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और मैं बिस्तर पर थोड़ा सा उठकर इधर उधर देखने लगा। कोई भी नहीं था। फिर ये पलंग कैसे हिला? लेकिन फिर सूरत हाल में नुमायां तब्दीली हुई। मुझे यूं लगा जैसे मेरी मसहरी के पीछे से कोई निकला हो और मेरे बराबर से होता आगे बढ़ गया हो। पहले तो वो हवा का झोंका था, लेकिन चंद कदम आगे बढ़कर उसने एक परछाई की शक्ल इख्तियार कर ली और उस परछाई ने एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। मेरे खुदा, वो कोई औरत थी, निस्वानी लताफतों से माला माल, सुलगता हुआ हसीन चेहरा, बड़ी बड़ी बेहद हसीन लेकिन कहरनाक आंखें, दिलकश नकूश चेहरे का रंग बिल्कुल नामानूस, ऑरेंज ऑरेंज सा, काले काले घटाओं जैसे बाल। उसने दरवाजे के पास रुककर मुझे देखा। इन आंखों में गुस्से की सी कैफियत थी। साथ ही एक अजीब सी खुशबू कमरे में फैल गई, एक मीठी मीठी सी खुशबू जैसी चंपा के फूलों में होती है। अचानक वो होठों ही होठों में कुछ बिदबिदाई। अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए, लेकिन अंदाज से पता चलता था जैसे कुछ नाखुशगवार जुमले कहे गए हैं। फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं बर्क रफ्तारी से अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। ये एक इज़्तिरारी अमल था, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला। मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा था कि अचानक मेरे बाएं सिमत से एक जोरदार घोंसा मेरे मुंह पर पड़ा और मजा ही आ गया। जबड़ा टेढ़ा हो गया और मैं गिरते गिरते बचा। बस इत्तफाक ही से हमलावर की शक्ल देखी थी। हमारी दुनिया का एक बदसूरत सा आदमी था जो शर्त बाद नजरों से मुझे देख रहा था। मेरी कैफियत कुछ बहाल हुई तो मेरे अंदर भी गुस्सा उभरा। मैंने उसकी तरफ लपकने की कोशिश की, लेकिन वो धुएं में बदलकर गुम हो गया और मैं सर पकड़ कर रह गया। अब ना औरत का पता था और ना उस मरदूत का। गायब ना होता तो बताता, मैंने कहा और वो उस कमरे में आ गया।
मैं बहुत परेशान था। ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि मैं उन कमबख्त स्मगलरों के साथ सरहद पर अबूर करके आया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस के मामलात जो चल रहे थे वो भी बड़े परेशान कुन थे। किसी भी गलती की कोई माफ़ी नहीं थी। यह हकीकत थी कि मैं अगर हिंदुस्तानी पुलिस के हाथ लग जाऊं तो मुझे अपने मुंह से इतराफ़ करना पड़ेगा कि हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और जासूस हूँ। आखिर मैं बगैर इजाज़त उनके मुल्क में घुस आया था। और फिर अब ये दोनों यानी केदारी और बंसी राज, उफ, मैं सर पकड़कर बिस्तर पर लेट गया और मैंने आंखें बंद कर लीं। ये खुशनसीबी थी क्योंकि नींद आ गई थी। मेरा सोना भी कमाल था। इन हालात में भला कहीं नींद आती है? लेकिन सो गया और खूब सोया। जागा तो कमरे के कई रखनों से धूप अंदर आ रही थी। अचानक किसी ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और एक आवाज़ सुनाई दी, जाग गए? 2 आदमी अंदर घुस आए। उनमें से एक ने कहा, पीछे गुसलखाना है महाराज, चाहिए तो स्नान कर लें या मुंह हाथ धो लें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस दूसरे दरवाजे के बारे में रात को केदारी ने मुझे बताया था। मैं खामोशी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। दिन की रोशनी में मैंने उस घर का मंजर देखा। देहाती तर्ज का बड़ा अच्छा मकान था। कमरे में वापस आया तो नाश्ता रखा था, गरम गरम पूरियां, भाजी और चाय। खामोशी से खाना बैठ गया। मुझे साफ अंदाजा हो रहा था कि कुछ पुरस्रार आंखें मेरा जायजा ले रही हैं। पेट भर गया। अभी चाय के आखिरी घूंट ले रहा था कि दरवाज़ा फिर खुला और इस बार बंसी राज अंदर दाखिल हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और बोला, जय आशीष परलोकता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और फिर बोला, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ महाराज। मैं जानता हूँ तुम मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। मैंने कहा, बता दो महाराज, हो सकता है पूरी कर दें। तुम्हें मालूम है कि मैं स्मगलरों के जाल में फंसकर हिंदुस्तान की सरहद में आ गया हूँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आपकी बुद्धि कमज़ोर है। आपको बताया जा चुका है कि यह सब पूरा जाल फैलाया गया था। आप खुद यहाँ नहीं आए बल्कि आपको लाया गया है। वही सही, क्या तुम मुझे वापस मेरी सरहद तक पहुँचा सकते हो? नहीं। वही मैं कह रहा था कि तुम मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। मैंने कहा, काम की बात करें महाराज, हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। गुजर घाट से लेकर यहाँ तक की कहानी एक अजीब फेर है गया। आप कहें तो मैं आपको पूरी बात बताऊं? हाँ, वही मैं चाहता हूँ। आपके दादाजी मामून खान थे, गुजर घाट और उसके आसपास के सबसे बड़े जिम्मेदार। उन्होंने आसपास के इंसानों पर बड़े जुल्म ढाए। हिंदू मुसलमान किसी को ना छोड़ा। कवानी कन्याओं की इज्जत लूटी। जिसने उनका रास्ता काटा उसे मौत का मजा चखा दिया। तब एक हिंदू घराने ने करवा पाठ किया। मैंने पूछा, क्या किया? करवा पाठ, ये क्या होता है? काले धर्म का एक शरधनक होता है, बहुत बड़ा काम होता है। ये अपने पूरे परिवार की बलि देनी होती है। पंडित श्रीनाथ बहुत शरीफ आदमी था। उसके दादा परदादा मंदिरों के पुजारी रहे। एक ही पुत्री थी उसकी, सरोधना, जिस पर वो जान देता था। पापी मामून खान के हाथ लग गई। उसने सरोधना की इज्जत लूटी और फिर उसे जान से मार डाला कि वो किसी से उनका नाम न ले दे। पर श्रीनाथ को मालूम हो गया। वो जानता था कि वो मामून खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मगर वो अपनी पुत्री की मौत को नहीं भूल सकता था। उसने अपने घर वालों से बात की और करवा पाठ के लिए तैयार हो गया। उसके 3 बेटे और धर्मपत्नी थी। तीनों ने आत्महत्या कर ली ताकि उनकी आत्माएं मामून खान से बदला ले सकें। इसके लिए उन्होंने देवी का सहारा लिया। मगर जब पापी मामून खान को मालूम हुआ तो उसने एक आशीष परलोकता कर्मचारी का सहारा लिया और अपना धर्म उस पर वार दिया। उसने अपना धर्म छोड़ दिया? मेरे दादाजी ने? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, देवी के क्रोध से बचने के लिए उसने धर्म दान कर दिया। पर एक बार काली का वार चल गया और उसने मामून खान को नरक जल दे दिया। मामून खान तड़प तड़प कर मर गया, मगर मरते हुए उसने अपने प्राण आशीष परलोकता के हवाले कर दिए और अपनी आत्मा को आज़ादी दिला दी। श्रीनाथ ने अपना काम शुरू कर दिया। इस बीच उसकी भेंट हीरा लाल से हुई, जिसकी बेटी गंगा श्री के साथ भी वही अन्याय हुआ था और वो मामून खान पर परिवार से बदला लेने की सौगंध खा चुका था। उसने अपना काम शुरू कर दिया और एक एक करके मामून खान परिवार को ख़त्म कर रहा था कि बीच में कुछ तब्दीलियां हुईं। अब सूरत यह है कि आशीष परलोकता और काली के मानने वालों में चल रहे हैं। कारण मामून खान था, जिसकी शक्ल वाले तुम हो। तुम्हारा किसी एक धर्म में आना ज़रूरी है। अगर तुम काली धर्म में आ जाते तो हीरा लाल की चढ़ जाती, और अगर आशीष परलोकता में आ जाते हो तो उन्हें मात हो जाएगी। तुम्हारा आशीष परलोकता में आना ज़रूरी है। इसी तरह काली धर्म वाले हार सकते हैं। तुम्हारा फरीद खान चाचा आशीष परलोकता का संसारी बन चुका है और उसे काफ़ी शक्ति मिल गई, मगर इतनी नहीं कि वो अपनी सारी मनमानी कर सके। हाँ, अगर तुम भी उसके साथी बन जाओ तो उसे बड़ी शक्ति मिल सकती है। ये सारी बकवास सुनकर मेरा सर चकराने लगा। वो खामोश बैठा मेरी शक्ल देख रहा था। फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, जोश से नहीं, होश से काम लो। जज्बात और बेवकूफ़ियों से काम कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी माँ उनके कब्जे में है, उसे नुकसान पहुँच सकता है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, मेरे दीन के बारे में कुछ मालूम है तुम्हें बंसी राज? हाँ, क्यों नहीं, क्या मालूम है तुम्हें? यही कि तुम सच्चे मुसलमान हो। मुसलमान किसे कहते हैं जानते हो क्या? क्या कहना चाहते हो?
मैं एक गुनहगार मुजरिम हूँ अपने दीन का। अल्लाह की इबादत नहीं कर सका मुझे जैसी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने दीन पर लाख बार कुर्बान होने को तैयार हूँ। अरे अरे, दिमाग खराब हो गया क्या? मैं चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। उसने जुमला पूरा नहीं किया और उठकर बाहर निकल गया। ये काले जादू का खेल था जिसमें फरीद खान भी पढ़ चुका था, लेकिन मैं जान चुका था कि शैतानी कुव्वतों ने उसे सिर्फ आलाकार बनाया है और उसे कुछ हासिल ना होगा। कई दिन गुजर गए, लेकिन एक तन्हा इंसान पर जो गुजरती है वो मुझ पर गुजर रही थी। सोचें, गुजरी हुई यादें सीना चीरती थी। वक्त कैसे बदल जाता है, प्यारे कितनी दूर चले जाते हैं। ये क़यामत मुझ पर बीत रही थी। फिर एक दिन खोपड़ी घूम गई। मैं गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ हूँ। मेरा कसूर नहीं था। नापाक कुव्वतें मुझे घेर कर यहाँ ले आई। ये बात कोई नहीं मानेगा। मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर जेल में डाल दिया जाएगा या सजाए मौत दे दी जाएगी। क्या करूँ, जिंदगी कैसे बचाऊँ? अगर कुदरत को इसी तरह मेरी मौत मंजूर है तो यही सही। मैं घर से बाहर निकल आया। सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई मेरी तरफ मतवज्जो नहीं था। फिर दूसरे रेलवे स्टेशन नजर आया और मेरा कदम उस तरफ उठ गए। बस जुनूनियों जैसा अंदाज था। न जाने कहाँ से ट्रेन आई, स्टेशन पर रुकी, मुसाफिर उतरे, मुसाफिर चढ़े। मैं भी एक डिब्बे में चढ़ गया और खामोशी से एक सिमत बैठ गया। रेल चल पड़ी, चलती रही। रात हो गई और मैं सो गया। रेल का सफ़र काफ़ी लंबा था। दूसरी सुबह रेल एक बहुत बड़े स्टेशन पर रुकी। नई दिल्ली का बोर्ड नजर आ रहा था। वाह, खूब हिंदुस्तान घूमने को मिल रहा है। ट्रेन के सारे मुसाफिर उतर गए। मैं भी उतरकर स्टेशन से बाहर आ गया। हालांकि ज़्यादा दिन नहीं चढ़ा था, लेकिन खूब रौनक थी। एक ख़ास माहौल, एक ख़ास सकाफत। भूख से जान निकल रही थी। खाना पीने की चीज़ें नजर आ रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उसी वक्त एक सड़क अबूर कर रहा था कि पीछे से एक कार आई और उसने मुझे ज़ोर से टक्कर मार दी। कितने फासले पर जाकर गिरा, इस पर सोचने का मौका नहीं मिला। शायद बेहोश हो गया, लेकिन जिंदा था। और जिंदा था तो होश तो आना भी ज़रूरी था। लेकिन होश में आकर जो चीज़ नजर आई, उसे देखकर बहुत जहन पर खुशगवार असर पड़ा। नर्स थी, दुल्हा दुल्हा, सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद मखसूस लिबास, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो नर्स है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसके दांत थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और उसका पूरा चेहरा मुस्कुराने लगा। हेलो, उसकी आवाज़ भी ऐसी थी। जी, कैसे हो? मैंने गौर नहीं किया। मैंने कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने गौर नहीं किया कि मैं कैसा हूँ। अभी पता नहीं, अभी आँख खुली है, होश कहाँ आया है, मैंने कहा और वो हंस पड़ी। पूरी तरह होश में हो, बल्कि बहुत से होशमंदों में से ज़्यादा होश में हो, नर्स ने मैंने खेज लहजे में कहा। और मुझे वाकई होश आ गया। नर्स गलत समझ रही थी। वाकई मेरे अल्फाज ऐसे थे कि कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकती थी। मैं एकदम संजीदा हो गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था सिस्टर, मैंने कहा। और इस बार नर्स के कुछ होश बिगड़ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे सिस्टर कहूँगा। हाँ, वो मुख्तसरन बोली। मैं कहाँ से टूटा हूँ, सिर्फ दिमाग ख़राब हुआ है और कुछ नहीं, उसने कदरे मुंह बिगाड़ कर कहा। उसी वक्त एक दूसरी नर्स उसके पास पहुँच गई। डॉक्टर खोसला बुला रहे हैं जीवनी, उसने कहा। चलो, नर्स ने कहा और दोनों बाहर चली गईं। तब मैंने भी अपने इतराफ़ का जायज़ा लिया। ये एक सेमी प्राइवेट जैसा वार्ड था। बड़ी सी जगह थी जहाँ पर्दों से पार्टीशन किए गए थे। मेरे आसपास कई स्टैंड लगे थे जिनमें ड्रिप्स की खाली बोतलें लटक रही थीं। उनमें मोटी मोटी नलकियाँ लगी थीं जिन्हें बोतलें खाली होने के बाद लपेट दिया गया। ड्रिप्स की बोतलों में स्यालों की तिलछिट नज़र आ रही थी। एक बोतल पर नज़र जम गई। उसमें खून स्याल जैसा कोई मादा था जो जमा नज़र आ रहा था। तो क्या मुझे खून लगाया गया है? लेकिन क्यों? मेरे बदन को खून की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि मेरे अंदर तो कोई टूट फूट नहीं हुई, कोई ज़ख्म नहीं लगा। उस वक्त तो मुझे बस भूख लग रही थी और बुरी तरह चक्कर आ रहे थे, लेकिन अब इस वक्त तो मुझे भूख भी नहीं लग रही। बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसी वक्त एक तीसरी नर्स अंदर दाखिल हुई। वो शायद मुझे कोई इंजेक्शन लगाने आई थी जिसका सामान उसके पास था। हाथ सीधा कर लो, उसने नरम लहजे में कहा। जी सिस्टर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी बोलें। सिस्टर, मुझे कुछ बैरूनी जख्म आए हैं। नहीं, कोई खराश तक नहीं आई। आपको किसी कार ने टक्कर मारी थी, मगर भगवान ने आपको बचा लिया। आप बस बेहोश हो गए थे। मुझे यह कौन लाया? मुझे नहीं मालूम। ये सारी ड्रिप्स मुझे लगाई गई हैं। जी हाँ, ये खून की ड्रिप है। मुझे खून क्यों लगाया गया? मैंने पूछा। नर्स इस ड्रिप को देखने लगी, फिर बोली, ये बात तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। ये ताकत की ड्रिप थे जिससे तुम्हारी भूख की कसर पूरी की गई। लाओ, हाथ सीधा करो। नर्स ने मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाया और वहाँ से चली गई। मैं गहरी गहरी सांसें लेता रहा। बात अब भी मेरी समझ में नहीं आई। काफ़ी देर गुजर गई, फिर कुछ लोग अंदर आए। उनमें एक डॉक्टर भी था जिसका अंदाज़ा उसके लिबास से हुआ था। 2 और अफराद आए, वो मेरे करीब पहुँच गए। डॉक्टर ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। कोई कमज़ोरी तो नहीं महसूस हो रही? जी नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, डॉक्टर ने कहा। फिर आगे से मेरे सीने वगैरह का मुआयना किया और फिर बोला,
ये ठीक है, आप डिस्चार्ज स्लिप बनवा लें, आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, दूसरे दोनों अफराद में से एक ने कहा। फिर दूसरे आदमी से बोला, ग्रोवर तुमने डिस्चार्ज स्लिप बनवा ली और पेमेंट वगैरह कर दो, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। ओके सर, दूसरे आदमी ने अदब से कहा। आइए जी, उस शख्स ने बड़ी नरमी से मुझसे कहा और मैं बिस्तर से नीचे उतर आया। मेरे जूते नीचे रखे हुए थे, मैंने जूते पहने और उस शख्स के साथ चल पड़ा। सरकारी हॉस्पिटल था। बाहर आकर उस शख्स ने कार का दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने की पेशकश की। मैं खामोशी से अंदर बैठ गया और उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार आगे बढ़ गई। कार की खिड़कियों से बाहर देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं दिल्ली शहर में हूँ। दुकानों के साइन हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखे हुए थे। वो शख्स खामोशी से कार चला रहा था। मैंने उससे पूछा, आपने मुझे कितने पैसों में ख़रीदा है सर? अरे, वो चौंक पड़ा। मेरी बात उसको समझ में नहीं आई। आप मुझे इस तरह ले जा रहे हैं जैसे मैं आपका ज़र ख़रीद हूँ। अरे नहीं खान साहब, आप हमारे ज़र ख़रीद नहीं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। मैं आपका मेहमान हूँ, दोस्त हूँ, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं कि आप हैं कौन और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। बस मैं आपको ले जा रहा हूँ, वो जगह आ गई, आपको भी पता चल जाएगा, उस शख्स ने नरमी से कहा। उस वक्त कार दिल्ली के मसाफात में पहुँच गई। एक उजाड़ सी जगह थी जहाँ इक्का दुक्का मकीन बड़े घर बने हुए थे। ये घर भी पुराने तर्ज के थे, वसी व अरीज़ अहाते और आखिर में लकवरी ईंटों से बनी हुई इमारतें। ऐसे ही घर के टूटे फूटे गेट से कार अंदर दाखिल हो गई और एक जगह रुक गई। उस शख्स ने नीचे उतर कर दरवाज़ा खोला और मुझे उतरने का इशारा किया। मैं खामोशी से उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। इमारत अंदर से बहुत ठंडी और पुरसकून थी। एक चौड़ी राहदारी से गुजर कर वो एक मुझे बड़े से हाल कमरे में ले आया जहाँ कदीम तर्ज का फर्नीचर पड़ा हुआ था। आप बैठे खान साहब, बस 2 मिनट। वो ये कहकर बाहर चला गया और मैं थके थके से अंदाज में एक सोफे पर बैठ गया। मैं अंदाजे लगा रहा था कि ये कौन है लोग हो सकते हैं। उसने जिस अंदाजे से मुझे खान साहब कहकर पुकारा था, इससे मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि कौन है, और 2 मिनट के अंदर उसकी तस्दीक हो गई। चंद अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें सबसे आगे बंसी राज, फिर केदारी और आखिर में वही तीखे निकोश वाली औरत जो एक बार मुझे नजर आई थी और उसने बड़ी तलख नज़रों से मुझे देखा था। तीनों अंदर दाखिल हो गए। मैंने किसी हैरानी का मुजाहरा नहीं किया तो केदारी बोला, बड़ा लंबा सफ़र कर डाला खान साहब। हाँ, मगर तुमने अब भी पीछा नहीं छोड़ा। एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा मानो भी तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लूँगा, मैंने फीकी सी हंसी के साथ कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारा मान है, बड़ा रुतबा है आपका, बस समझ का फेर है, हमें थोड़ा सा गलत करना पड़ा, मगर आप देखें आपको कितना मान मिला है। केदारी ही बोल रहा था। तो तुमने मेरा पता लगा लिया? मैंने कहा। पूरी बात बताता हूँ, कंती कोई शरबत मंगाओ, केदारी ने कहा। आ रहा है, औरत बोली, जिसका नाम कंती लिया गया। पूरी बात यह है महाराज कि आपको हर कीमत पर आशीष पर लोकी बनना है। ये बात बड़ों के बीच तय हुई है और कहा गया है कि जिस तरह भी बन पड़े आपको तैयार किया जाए। तो महाराज, आपको पाकिस्तान की सरहद से हिंदुस्तान लाया गया। हम ये तय कर रहे थे कि आपको किस तरह आशीष पंथ में लाया जाए कि आप वहाँ से निकल भागे। हमें पता चल गया कि आप रेल में बैठकर चल पड़े हैं। फिर आप स्टेशन पर उतरे और पैदल चले तो सारा प्लान तैयार कर लिया गया। आपको एक मोटर कार से धक्का मारकर बेहोश किया गया और अस्पताल लाया गया। यहाँ सारा इंतज़ाम करके आपके शरीर में आशीष अमृत उतारा गया। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, उल्लू का खून जिस पर मंत्र पड़े गए थे। उल्लू का खून? मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, उल्लू का खून जी, आपको राह रास्त पर लाने के लिए ज़रूरी था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं गुर्राया। धीरज महाराज, धीरज, कोई मामूली चीज़ नहीं होती हो। मगर ये तुमने कैसे किया? मुझे खुद अपनी आवाज़ कमज़ोर महसूस हुई। अस्पताल में आपको उस खून की बोतल लगवाई थी, इसीलिए आपको धक्का देकर गिराया गया था कि आप अस्पताल पहुंच जाएं, वहां ये काम करा दिया जाए। आप खुद तो कभी काम न करते। तो मेरे बदन में वो नापाक महलूल उतर चुका था। मैंने टूटे हुए लहजे में कहा, आप उसे नापाक कह रहे हैं? हमारे मन में बुराई पैदा कर रहे हैं। आपको सारी बातें बता दी गई हैं। आखिरी बार आपसे कहा जा रहा है कि सारी बातें भूल जाएं। आप खान बहादुर अशरफ खान ही रहेंगे, बस आपके संस्कार बदल जाएंगे। आप राज करोसनी के पैरोकार रहेंगे और उससे किए वचन को पूरा करेंगे। अब आप आराम करें, हम आपके अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों का इंतज़ार करेंगे। और महाराज, आखिरी बार आपको एक चेतावनी दी जा रही है। क्या? 7 दिन खामोशी और आराम से गुजार दें। 8वें दिन आपको आज़ादी होगी, जो मन चाहे फैसला करें। लेकिन 7 दिन के अंदर अगर आपने यहाँ से भागने की कोशिश की या किसी को नुकसान पहुँचाया तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे और फिर हिंदुस्तान की पुलिस आपके साथ जो भी बर्ताव करेगी वो उसका काम होगा। मैंने खामोशी से गर्दन झुका दी। मुझे एक जगह मुंतकिल कर दिया गया। ये कोई मंदिर नुमा जगह थी, पुरानी और ठंडी इमारत जिसमें बेहद बड़े बड़े हाल थे और उनमें पत्थर और कांसी के बुत
थे अजीब बुत, मुझे डर तो नहीं लगा, लेकिन एक अजीब सी सनसनी महसूस किए बगैर न रह सका। मेरे आराम के लिए एक बड़ा कमरा रखा गया जो एक पुरआसाइश था। एक बहुत बड़ा कदीम तर्ज का छप्पर कट पड़ा था और एक ज़रूरत की चीज़ें भी। यहाँ पहली शाम हुई तो कंती मेरे पास आई। महाराज का भोजन तैयार है, हुक्म हो तो ले आऊं। मैंने पूछा क्या है? भाजी है जी, मांस भी मिल सकता है पर हमें मांस पकाना नहीं आता। जो है वो ले आओ, मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा। दर हकीकत मुझे वाकई भूख लग रही थी। वो शायद गोश्त को मांस कह रही थी। वो वापसी के लिए मुड़ गई। उसने राजस्थानी अंदाज की धोती बांध रखी थी। मैंने उसे अपने पीछे से देखा। बेहद हसीन बदन की मालिक थी, आंखों में बसी जा रही थी। मैं उसे देखता रहा। वो निगाहों से ओझल हुई तो मैं चौंका और मैंने लाहौल पड़ी। इस अंदाज में बिल्कुल पहली बार मैंने किसी को देखा था। वो खाना ले आई। कमाल का लजीज खाना था। मैं ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खा गया। वो खामोशी से कुछ फासले पर बैठी मुझे देखती रही। फिर वो बर्तन उठाकर चली गई और मैं आराम करने लेट गया। लेटने के बाद मेरे दिल में अजीब ख्यालात आने लगे। सारा किया धरा मेरे दादा जान का था। उन्होंने जवानी में जो कुछ किया उसका खमियाजा मेरे पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ा और अब मैं उसका शिकार हूँ। मैंने अपना ईमान ना छोड़ने की कसम खाई, लेकिन हालात बड़े कठिन थे। क्या करूँ, कैसे अपने अहद पर कायम रहूँ? इसके सिवा चारा नहीं कि अपनी जान दे दूँ। केदारी और बंसीराज ने जो कुछ भी कहा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। बाहर जाऊँगा और जाहिर है पाकिस्तानी जासूस की हैसियत से पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि कोई नहीं मानेगा कि मैं किस तरह यहाँ आया, और फिर मेरी जो दुर्गत बनेगी वो बड़ी इबरतनाक होगी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है? फिर मैं उस हौलनाक जगह के बारे में सोचने लगा। बाहर हाल में कैसे कैसे भयानक मुजस्मे हैं। कोई और होता तो इस सोच से ही डर मरता कि बाहर कितना खौफनाक माहौल है। न जाने कितनी देर जागता रहा, फिर नींद आ गई। रात आदि के करीब गुजरी होगी कि बाहर कुछ आटें सुनाई दी। मेरी आंख खुल गई। पहले मैं लेटे लेटे ही आटें सुनता रहा, फिर कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें उभरी जो काफ़ी वाज़ेह थीं। कौन आया है? मेरे दिल में शदीद तजस्सुस उभरा और मैं खुद को बाज ना रख सका। अपनी जगह से उठा और दबे पांव चलता हुआ दरवाजे तक आया। दरवाजे में हल्की सी झुर्री पैदा करके बाहर झांका। दरवाज़ा खोलते हुए भी मैंने बातें करने की आवाज़ सुनी तो अल्फाज मेरी समझ में ना आए, लेकिन मुख्तलिफ आवाज़ें थीं। लेकिन जो ही दरवाज़ा खुला एकदम खामोशी छा गई, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को मेरे बाहर झांकने का एहसास हो गया हो। लेकिन किसे? कौन बातें कर रहा था? मैं बाहर निकल आया। मुजस्समे खामोश से खड़े थे, लेकिन नहीं, एक तब्दीली रुनमा हुई थी। मुजस्समों को मैंने पहली बार गौर से देखा। उनमें कुछ ऐसी खुसूसियात थी कि उन्हें गौर से देखने पर मजबूर हो गया। वो जहाँ थे उस जगह को मैंने भी अच्छी तरह देखा था। वो मुजस्समे उस वक्त अपनी जगह नहीं थे जहाँ पहले मैंने उन्हें देखा था। उनकी जगह बदल गई, लेकिन कैसे? क्या वो चल फिर रहे थे? वाकई मेरे बाहर झांकने से पहले वो हरकत कर रहे थे? वही आपस में हंस बोल रहे थे? मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। कैसा खौफनाक तस्वुर था। इन मुजस्समों में ज़िंदगी थी और वह इस तरह खामोश थे जैसे आपस में इशारे कर रहे हों। मेरा वहाँ खड़े रहना बेमैनी हो गया। चुनाचे अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन फिर बाकी रात नींद नहीं आई थी। सोचों ने दिमाग पर यलगार रखी। सुबह हो गई, सूरज कुछ चढ़ा तो बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नगमा बार आवाज़ सुनाई दी, मैं अंदर आ जाऊं। साफ पहचान लिया, वो कंती थी। इस वक्त वो नए लिबास में थी, खालिस हिंदू कन्याओं का लिबास जो बड़ा ही जान खेज था। नहाकर आई थी, लंबे स्याह बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। जय महान परलोकी, उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। मैं खामोशी से उसको देखता रहा तो वो मुस्कुरा दी। स्नान करेंगे महाराज? यहाँ इंतज़ाम है? मैंने पूछा। हाँ, पीछे ही तो है, आइए, उसने कहा और मैं कमरे से बाहर निकला। एक बड़ा सा कुआं था जिसके पास डोल और रस्सी रखी थी। एक तरफ पत्थर की एक मोटी सिल पड़ी थी, उसके करीब एक खूब बड़ी कुंडली ऊंचे पत्थरों पर रखी थी जिसमें कई नलके बराबर बराबर लगे हुए थे। बड़ा अजीब इंतज़ाम था। वो बोली, बैठ जाइए, मैं पानी खींचती हूँ। अरे नहीं, मैं भर लूँगा, मैंने कहा। बैठ जाइए, आपकी कृपा होगी, मगर मेरे कपड़े वो रखे हैं, आप बदल लें, मैं भी मुंह फेर लूँगी, उसने कहा और फिर हंस पड़ी। मुझे उसकी हंसी बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा, तुम यहाँ से जाओ, और वो खूब हंसी, फिर हंसती चली गई। फिर वहाँ से वो चली गई। मैंने गुस्ल करके दूसरे कपड़े पहने जो उन्होंने दिए थे। फिर कमरे में पहुंचा तो गरम गरम नाश्ता रखा था और कंती वहीं बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। बड़ा अजीब सा अंदाज था उसका, जैसे कोई बहुत ही अपना होता है। बड़ी जिम्मेदारी थी उसके अंदर। उसने मुझे नाश्ता करवाया, फिर बोली, जा रही हूँ, दोपहर को राघु तुम्हें खाना दे जाएगा, मैं रात को आऊँगी। एकदम मेरा उससे पूछने को दिल चाहा कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन फिर मैं खामोश रहा। दिन बड़ा अजीब गुजरा, बेकैफ, बोझल बोझल।
राघव बस एक मुलाजिम किस्म का आदमी था। रात का खाना भी वही लाया, मगर मैंने उससे गिनती के बारे में नहीं पूछा। अलबत्ता मेरी सोचें जो की तू रही। मैं कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा था। उन लोगों ने साफ कह दिया कि अगर मैं यहाँ से निकल भागने की कोशिश करूँ तो वो मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। अगर उनकी परवाह किए बगैर निकल भी जाऊँ तो चुप चुप कर ही जीना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान निकल भी जाऊँ तो वहाँ भी मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार है। मेरी कोई दाद रसी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ भी मैं मुजरिम था। रात हो गई, नींद आ गई। इस मंदिर नुमा जगह जहाँ बुत थे उनके बारे में मुझे यकीन हो गया कि आधी रात को उनकी सुबह हो जाती है, वो जाग जाते हैं, चलते फिरते हैं, आपस में बातें करते हैं और रोशनी होते ही खामोश हो जाते हैं। लेकिन मैं जब भी उन्हें हरकत करते देखने की कोशिश करता वो खामोश हो जाते। उस वक्त भी आंखें खुल गई। मेरा यही ख्याल था कि ये 8 बार हुई है, जिससे मेरी आंख खुली। लेकिन कमरे के एक गोशे में मध्यम सी नीली रोशनी नजर आते ही मैं चौंक पड़ा। उस रोशनी में मुझे एक साया दिखाई दिया, जबकि कमरे का दरवाज़ा बंद था। कौन है, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और साया मेरी तरफ चल पड़ा। खुशबू का एक मसूर कुन झोंका मेरे करीब आ गया। मैं हूं। एक नशा आलूद आवाज़ सुनाई दी। कंती, हाँ आ गई तुम? हाँ, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, लेकिन कंती के बदन के गिर्द एक हाला खींचा हुआ था और उससे फूटने वाली मध्यम रोशनी में उसका बदन चमक रहा था। मेरी सांसें बोझल होने लगीं। बताओ, क्या मेरा इंतज़ार कर रहे थे? उसने कहा। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ न निकल सकी। मैंने उससे दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी कामयाब न हो सका। मैंने खुद को बताया कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, एक अजनबी ख्वाब जो मैंने कभी नहीं देखा था। अगर कंती का सहर अंगेज वजूद मेरे बदन से लिपटा गहरी सांसें ना ले रहा होता तो मैं इन गुजरे लम्हात को ख्वाब ही समझता। लेकिन वो बेखुद मुझ में समाई सो रही थी। गोया आधी रात का ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं था। मैं सख्त उलझन का शिकार हो गया। ये क्या हो गया? अब क्या करूं? बमुश्किल तमाम खिसक कर उससे अलग हुआ। पलंग से नीचे उतरा और फिर बाहर निकलकर कुएं की तरफ चल पड़ा। खुद पर पानी गिराकर जब वापस कमरे में दाखिल हुआ तो कंती बनी संवरी नाश्ते के साथ तैयार बैठी थी। उसके चेहरे पर बड़ी ताजगी, बड़ी बशाशत थी। नाश्ता तैयार है महाराज, उसकी मोहब्बत भरी आवाज़ उभरी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा और फिर नाश्ता करने लगा। उसके बाद कंती सारा दिन मेरे साथ रहने लगी। वो मेरे सारे काम करती। उसने मुझे उस पूरे मंदिर की सैर करवाई। पत्थरों के ये बुत सिर्फ उस हाल में नहीं बल्कि पूरे मंदिर के मुख्तलिफ कमरों और हालों में थे। कंती मुझे लड़कियों के बारे में बताती और हैरत से उसकी बातें सुनता और दिल में यह सोचता कि ये सब क्या है। लेकिन कभी मेरी जहनी रो भटक जाती। कंती को अब मेरे बगैर चैन नहीं आता। वो मेरे लिए तरह तरह के भोजन तैयार करती। मैं उससे ये भी नहीं पूछता कि ये क्या है। फिर एक सुबह कंती ने मुझसे कहा, आज कौन सा दिन है महाराज, याद है? मैंने सोचते हुए कहा, कौन सा दिन? आज मंगलवार है और आज आपको आशीष भवन चलना है। ये आशीष भवन कहाँ है? वही घर जहाँ से आप यहाँ आए थे। आज राजकरधनी मंदिर में आपका समय पूरा हो गया, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ? मैंने पूछा। तैयार हो जाएं, हमें चलना है, वो उदासी से बोली। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया और उसके साथ चलता हुआ उस घर में पहुंच गया जहाँ केदारी और बंसी राज बैठे थे। जय आशीष परलोकता, जय राजकरहनी, दोनों ने कहा। मैं खामोशी से उनकी सूरत देखता रहा। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो इसी तरह एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, केदारी ने कहा। अच्छा तो फिर, मैंने कहा और वो दोनों उछल पड़े। उन्होंने मैंने खेज नज़रों से एक दूसरे को देखा, फिर हैरत से कंती की तरफ। कंती गर्दन लटकाकर चली गई। बंसी राज ने कहा, हमने तुम्हारा नया नाम रखा है। तुम्हारा नया नाम है शक्ति आनंद। कैसा नाम है? मैंने भी तुम दोनों के नाम बदल लिए हैं और एक ही नाम रखा है तुम्हारा। क्या मतलब? उल्लू के पट्टे, तुम दोनों पर यह नाम खूब जचता है, मैंने कहा और दोनों के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो गईं। वो देर तक कुछ ना बोले और खुद को नॉर्मल करने लगे। फिर केदारी ने कहा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? नामों की बात हो रही है ना। तुमने मेरा नाम शक्ति आनंद रखा, मैंने भी तुम्हारा नाम रख दिया। वैसे तुम इस गलतफहमी का शिकार कैसे हो गए कि मैंने तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लिया है? मैंने कहा। गलतफहमी का शिकार तो तुम हो बालक, धर्म तो तुम्हारा भी गया, अब तो तुम नाम के मुसलमान हो। वो सब कुछ कर लिया गया है जिससे तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। वो सारी चीज़ें तुम्हारे शरीर में उतर गईं जिससे तुम धोबी के कुत्ते हो गए, ना घर के ना घाट के। अरे वो कैसे? कंती ने तुम्हें जो कुछ खिलाया है वो तुम्हारे धर्म में नापाक है, लेकिन वही आशीष पर लोग जाने का रास्ता है। वैसे ताज्जुब की बात है कि तुम्हारा शरीर इन चीज़ों से भर गया,
मगर अभी तक तुम अपने धर्म से दूर नहीं हुए, जबकि तुम्हारा चाचा फरीद खान आसानी से देवी का दास बन गया। इसकी वजह है केदारी जी। मैंने कहा, बताओगे? मेरे दिल में खुदा है, मेरे मजहब में बड़ी छूट है। जिस तरह पैदा होने वाले बच्चे के बाजू में BCG का टीका लगाया जाता है जो सारी जिंदगी उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत का साथ देता है, इसी तरह मेरे धर्म में पैदा होने वाले बच्चे के कान में अजान दी जाती है। उसे बताया जाता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वाहिद और लाशरीक है, और सारी ज़िंदगी के लिए हमारी वैक्सीनेशन हो जाती है। अगर हम भटक भी जाएं तो हम दोबारा उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। केदारी के चेहरे से नजर आ रहा था कि वो गुस्से से खोल रहा है। फिर उसने खुद को संभाला और लड़ाका औरतों की तरह बोला, तो क्या तुम्हारे चाचा फरीद खान की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी? उसके अंदाज पर मैं हंस पड़ा। मैंने दूसरी बात कही है, वो तुमने नहीं सुनी क्या? मैंने कहा, अगर हम कुछ लम्हों के लिए भटक भी जाएं तो हमारी वैक्सीनेशन हमारी मदद करके हमें ठीक कर देती है। तेरा मतलब है कि तेरा चाचा भी ठीक हो जाएगा और देवी के जाल से निकलकर अपने धर्म में वापस आ जाएगा? मैंने कहा, मुझे पूरा यकीन है। तब तो तू पागल हो गया जिसने तुझे कहीं का ना छोड़ा। तेरे सब कुछ तुझसे छीन लिया गया, तुझे दरबदर कर दिया गया, तेरी माँ को कैदी बनाया गया। तू उससे ये उम्मीद रखता है कि वो ठीक होकर अपने धर्म में आ जाएगा? ये भी हमारे दीन का सबक है केदारी। क्या ये कि अल्लाह की कुदरत से कभी मायूस ना हो, वो जब चाहे सारी कायनात का नक्शा बदल दे। एक भटका हुआ इंसान भला क्या हैसियत रखता है? मगर तेरा शरीर काले धर्म के लिए तैयार किया जा चुका। अब तू अपने धर्म में दिल से वापस जाना चाहे तब भी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, तेरी बात ही बेवकूफ़ी की है। कौन सी? तूने कहा ना कि मैं अपने धर्म में वापस जाना चाहूँ तो? अरे बेवकूफ़ के बच्चे, मैं अपने धर्म से निकला कब हूँ? मेरे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, कुछ दिन के लिए हम तुझे आज़ाद छोड़ते हैं, जा इस धोखे के मज़े चख। केदारी ने कहा। वो जिद हो गया। फिर वो वहाँ से चला गया, मुझे आज़ाद छोड़ दिया गया। और अब मैं सोच रहा था कि ये मज़ा कैसे चखूँ जिसकी धमकी मुझे केदारी देकर गया है। मैंने अपने तरफ में निगाह डाली। बड़ी अजीब सी जगह थी, दूर दूर तक वीराना नजर आ रहा था। मैंने एक गहरी सांस लेकर कदम आगे बढ़ा दिए और मैं बेख्तियारी से चलता रहा। मेरे जहन में कोई एहसास नहीं था कि कहाँ जाऊँ, बस चल रहा था। काफ़ी फासला तय करने के बाद ढलान नजर आई। इन ढलानों के आगे आबादी और सरसब्ज़ शादाब खेत फैले हुए थे। आबादी के मकानात नजर आ रहे थे। मैंने ये फासला तय किया और आबादी के करीब पहुंच गया। एक दरख्त घने की छांव में रुककर मैं उस आबादी का जायजा लेने लगा। अचानक मेरी नज़र दरख्त से कुछ फासले पर उठ गई तो मैं चौंक पड़ा। कलाम पाक का एक फटा हुआ वर्क था जो थोड़े फासले पर पड़ा नजर आ रहा था। उस पर एक मुकद्दस आयत लिखी थी। बेख्तियार मेरे दिल में एहतराम का जज्बा पैदा हुआ। ये वर्क हवा से उड़कर इस तरफ आ गया। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मैंने वर्क को उठाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा अचानक महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ में आग लग गई हो। इतनी तपिश और जलन थी जैसे जहन्नम की आग को छू लिया हो। मैं घबराकर पीछे हट गया। इतने में हवा का एक झोंका आया और कलाम मुकद्दस का वो वर्क हवा में उड़ गया। मेरे हाथ में अब भी शदीद जलन थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे मैंने दहकता हुआ लोहा छू लिया हो। मैं करब के आलम में अपना हाथ पकड़े खड़ा था। कलाम पाक का वर्क उड़कर कहीं से कहीं चला गया। इस बात ने दिल पर शदीद दबाव डाला। मुझे यूं लगा जैसे मैं अपना मकाम खो चुका हूं और उस आयत मुकद्दस को छूने के काबिल नहीं रहा। आंखों में आंसुओं की नमी आ गई। अब क्या करूं? मेरा कसूर तो नहीं था, लेकिन दिल को शदीद सदमा हुआ था। दिलो दिमाग सख्त इज़्तिराब का शिकार हो गए। सोचने समझने की कुव्वतें जैसे सल्ब हो गईं। जहन पर दबाव शदीद हो गया और मुझे यूं लगा जैसे दिमाग की रगें फट जाएंगी और फिर मुझ पर बेहोशी तारी हो गई और मैं वहीं गिर पड़ा। फिर जिस जगह जागा वो एक खूबसूरत घर था। मैं एक बिस्तर पर था और मेरे बिस्तर के बराबर एक बड़ी खिड़की खुली हुई थी जिसके दूसरी तरफ का मंजर खुला नजर आ रहा था। आसमान पर बादल छाए थे और बादलों के नीचे एक खूबसूरत बागीचा फैला हुआ था और लकड़ी का पुराने तर्ज का फाटक नजर आ रहा था। बागीचे में खूबसूरत दरख्त झूम रहे थे। दरमियान में एक रविश थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर दो शौक सी लड़कियां अंदर दाखिल हुईं, बिल्कुल जवान, और जवानी लाजमी तौर पर खूबसूरत होती है, इस लिहाज से खूबसूरत थी। उनमें से एक ने आंखें मटकाकर शौक लहजे में कहा, अब उठ जाइए महाराज, बादल छलकने को तैयार है। नाश्ता कर लें, नाश्ता तैयार है, दूसरी बोली। कपड़े बदलेंगे आप? पहली ने पूछा। लो, ये भी कोई पूछने की बात है। वो बातें करती रहीं और मैंने अपने जहन को आज़ाद छोड़ दिया। दिमाग दुख रहा था, उस वक्त किसी बात पर गौर करने को दिल नहीं चाह रहा था। वो जो कुछ कहती रहीं मैं करता रहा। गुस्ल किया, दूसरा लिबास पहना,
फिर नाश्ता किया। किसी भी बात पर मैंने तारुज़ नहीं किया। तबीयत काफ़ी हल्की फुल्की हो गई। मैं खुद को बहलाना चाह रहा था। ज़रा सी सोचें उजागर हुई तो दिल उठने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। उन दोनों लड़कियों में से मैंने उनके नाम भी नहीं पूछे, लेकिन वो मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गई। पूरा दिन गुजर गया। मैं उसे बेकैफ नहीं कह सकता। उन दोनों ने वाकई मुझे बोर नहीं होने दिया। वैसे मैं जहनी तौर पर हाजिर था। मुझे सब कुछ याद था, लेकिन उसे खुद पर मुसल्लत करने को दिल नहीं चाह रहा था। गोया खुद को भुलाने की सी कैफियत थी। याद करता तो दिल बैठने लगता। इतना ज़रूर जानता था कि ये सब कुछ केदारी और बंसी राज का किया धरा है। वो लोग मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और मैं एक तरह से बेबस हो गया। ख़ास तौर से कलाम पाक के उस वर्क वाले वाक़े ने मुझे दुखी कर दिया, लेकिन मैं ऐसी कोई बात जहन में नहीं लाना चाहता था जो मुझसे मेरा बचा कुचा ईमान भी छीन ले। बुरा दिन गुजर गया। बादलों ने सारा दिन आसमान पर गश्त किया था और मौसम बेहद हसीन रहा था। इस इमारत में मर्द भी थे और 2-3 मजीद औरतें भी। शाम को बगीचे में कुर्सियां लगा दी गईं और वहीं मेरे लिए चाय का बंदोबस्त किया गया। फिर एक कार इमारत में दाखिल हुई और मेरी नज़रें उस तरफ उठ गईं। कार थोड़े फासले पर आकर रुक गई। पिछला दरवाज़ा खुला और उससे कोई नीचे उतरा। गोल्डन कलर की इंतहाई कीमती झिलमिल करती साड़ी में मलबूस एक औरत नीचे उतरी और मैं उसे देखने लगा। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा और अचानक मेरे हवास पर एक बिजली सी गिरी। ये औरत, ओ मेरे खुदा, नाकाबिले यकीन, ये गंगा थी, हीरा लाल की बेटी गंगा, जिसे मामून खान ने पामाल किया था और उसने खुदकुशी कर ली थी। और वो जो मेरे ख़ानदान की दुश्मन थी और मेरे आधे ख़ानदान को हिला कर चुकी थी, ये वही गंगा थी। एक रूह, एक गंदी आत्मा, लेकिन बड़ी शान से वो मेरी तरफ आ रही थी। गंदी आत्माओं का गोरख धंधा। मैं उसे देखकर शदीद हैरान था। बंसी राज केदारी को खुद को आशीष पर लोकता का दासी कहते थे। वो मुझे काली देवी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे और मैं उन्हीं के कब्जे में था। और अब ये गंगा, ये तो खालिस काली देवी के ग्रुप से यहाँ थी। ये यहाँ कैसे? कमाल की बात थी। वो मेरे करीब पहुँच गई और फिर वो बड़े दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई और बोली, कैसे हैं अशरफ खान महाराज? जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तुमसे भारी दुश्मनी है मेरी, अगर ना होती तो। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। तो क्या तुम दुश्मनी निकालने आई हो? मैंने पूछा। नहीं, ख़ास तौर से दोस्ती करने आई हूँ। ख़ास तौर से क्यों? तुमने मेरा राम स्वरूप मुझे दिया है, वो बोली और मैं चौंक पड़ा। मुझे राम स्वरूप याद आ गया, जो उसका महबूब था और जिसका ढांचा मैंने पुरानी हवेली के तहखाने से निकाला था। मुझे याद था कि ये हमेशा मुझसे 2 ही बातें करती थी, मेरा स्वरूप मुझे तलाश कर दो, मेरा जेवर दे दो। और बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर राम स्वरूप मुझे मिल गया। खुद उसने भी मेरा शुक्रिया अदा किया। राम स्वरूप तुम्हारे पास पहुंच गया है? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हारी मेहरबानी से। चलो, अच्छी बात है। वैसे तुम जानती हो गंगा कि तुम्हारा मुजरिम मैं नहीं था। मामून खान मेरा दादा बेशक था, लेकिन मेरा कसूर ये था कि मैं उसका हमशक्ल हूँ। बस खराबी यह है कि तुम उस पापी के परिवार के थे। कहाँ है राम स्वरूप? मैंने पूछा। आराम कर रहा है। अब तुम बताओ कि तुम मेरे पास कैसे आई हो? खेल बदल गया। कैसा खेल? बताती हूँ, उसने कहा और सोच में डूब गई। लेकिन मेरे जहन में न जाने क्या क्या आने लगा। कैसी अजीब बात है, आज भी लोग भूत प्रेत के नाम से कांपते हैं। गंदी रूहों की कहानियां आम हैं। जादू टोनों तावीज़ गन्नों के खेल अलग होते हैं। वीरान खंडरात और पुरानी इमारतों के करीब से भी लोग गुजरने से कतराते हैं। सड़कों पर जादूगरी होती है। काले जादू के तोड़ और जोड़ के माहिर लाखों कमाते हैं। नापाक रूहों का तस्वुर आज भी पूरी दुनिया में आबोताब से जिंदा है। दादी अम्माएं लड़कियों बालियों को खुले बालों छतों पर जाने से मना करती हैं कि कहीं कोई साया ना चिमट जाए। खौफनाक कहानियों ने तस्वीरें बनाने वाले मुसव्विर बदरूहों की भयानक तस्वीरों में लंबे दांत और खून में डूबे चेहरे, सर पर सींग जैसी तस्वीरें बनाते हैं। उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, जबकि गंदी रूहों ने अपनी सोच बदल ली। वो भी वक्त के साथ बदल गईं और अब वो वीरान खंडरात में रहने के बजाय घरों कोठियों में रहती हैं, कारों में घूमती हैं। क्या ख्याल है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नापाक और गंदी रूहों की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त जो गंदी रूह मेरे पास बैठी थी वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उसने जो साड़ी बांधी हुई थी वो कम से कम 2 लाख रुपए से कम नहीं होगी, और उसने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो बिल्कुल नकली नहीं बल्कि असली सोने की और बेहद नफीस मैचिंग थी। बस ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आजकल ये गंदी रूहें ही खुशहाल हैं। ज़्यादा जिंदा लोग तो बेचारे मुर्दा ही नजर आते हैं। गंगा ने कहा, आत्माओं की सियासत भी बदल गई है। राजनीति अब अलग है। काले मंडल में नए नए पंथ जन्म ले रहे हैं। जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है, इसी तरह आत्मा भवन में भी नए नए काम हो रहे हैं। पहले भी 2-3 पंथ जीवित थे। काली पंथ, गुरु शक्ति, दरगाह शक्ति। आशीष पर लोकता अब यूं हुआ कि जीते जागते इंसानों ने भी आत्माओं की शक्ति हासिल करना शुरू कर दी। वो आत्मा शक्ति को अपनी मुट्ठी में लेकर आत्माओं पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे धर्म के आलिम
जिन्हों और भूतों को मंत्र पढ़कर कब्जे में करते हैं। इसी तरह आत्माओं के शिकारी नए जाल लेकर निकल पड़ते हैं और बड़े अंधेर मचाते हैं। बड़े मज़ेदार जुमले थे। मुझे हंसी आने लगी, लेकिन मैं संजीदा रहा और उसके आगे बोलने का इंतजार करता रहा। ना सिर्फ काल धर्म बल्कि आशीष पर लोकता भी इस दगदगा में पड़ गया कि उसकी तफसील में तुम्हें बाद में पता चल जाएगी। ठीक है, आगे बोलो। आर्जी तौर पर महाकाली कुंडल और आशीष पर लोकना ने आपस में समझौता कर लिया। ये दोनों मिलकर एक तीसरे दुश्मन के खिलाफ काम करेंगे और उसमें तुम खान साहब पेश होगे। अब मैं अपनी हंसी ना रोक सकूंगा। मैंने कहा, क्यों? ले दे के तुम्हारी तान मुझ पर टूटती है। मैं क्यों पेश होऊंगा? तुम्हारे पंथ में और कोई इस काबिल नहीं। इसमें एक राज है, वो बोली। क्या राज है? राज बताए नहीं जाते। खैर, मुझे इतनी दिलचस्पी भी नहीं। ऐसा मत कहो। तुम सच्चे मन से हमारे लिए काम करना होगा। तुम्हें राजकरदनी के हुक्म पर हर वो चीज़ें इस्तेमाल करा दी गईं जिनसे तुम्हारा धर्म तो तुमसे छिन गया। अब वो करो जो आशीष पर लोकता या काली धर्म के लोग तुमसे कहें। वेरी गुड, और मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैंने कहा, माननी पड़ेगी तुम्हें। एक मनुष्य का जीवन लेना हमारे काले धर्म में कोई हैसियत नहीं रखता। देवी के चरणों में संसार भर में बेशुमार लोगों की बलि दी जाती है। तुम्हें भी बकरी के बच्चे की तरह उसके चरणों में ज़बह किया जा सकता है। लेकिन तुम खुशनसीब हो कि मेयर संकट हो, बहुत से जादू का तोड़ तुम्हारे शरीर में है। यह शक्ति उन लोगों में होती है जो चांद ग्रहण के साए में जन्म लेते हैं। खुले आसमान के नीचे ऐसे लोग करोड़ों में एक होते हैं और सारे पंथ उन्हें साथ रखना चाहते हैं। बस इसलिए कोई पंथ तुम्हारा जीवन नहीं लेना चाहता। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी हवेली में हमारे बदले की आग फैली हुई थी। उस आग को क्यों रोका गया? क्यों रोका गया? मैंने पूछा। क्योंकि जमुना दास ने एक जाप करते हुए बताया था कि तुम में संकट हो। जमुना दास कौन? मैंने पोंक कर पूछा। वही जो तुम्हारा ससुर था, मनिका का बाप। हाँ, बड़ी याद आती है मनिका, गंगा ने तंज भरे लहजे में कहा। मुझे उसके बारे में बता सकती हो? जीवित है कलंकनी, गंगा ने जले कटे लहजे में कहा और मेरे अंदर खुशी की लहर फूट पड़ी। मैंने खुशी भरे लहजे में कहा, वो जिंदा है। हाँ, कहा ना वो जीवित है। कहाँ है वो? मेरी जेब में रखी है, लोगे? बताओगी नहीं उसके बारे में? उन दोनों को तो जलाकर खत्म कर दिया गया था। दुर्गा पंथ के लिए दोनों, और ये भी काम तुम्हारे चाचा ने किया था, फरीद खान ने। हाँ, तो फिर वो बच गए? हाँ, जमुना दास भी बड़ा शक्तिमान है। उसने वो जगह छोड़ दी। चाहता तो ईंट से ईंट बजा सकता था फरीद खान की हवेली की, मगर वो दूसरे संस्कार रखता है। वो है कहाँ? जानना चाहते हो उसके बारे में? अचानक गंगा मुस्कुरा दी। हाँ, तो सौदा कर लो, उसने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। वो कैसे? खुलकर हमारे साथी बन जाओ, हम तुम्हें एक मौका देंगे। कैसा मौका? मनिका तुम्हें पसंद है ना? आगे बको, मैंने सर्द लहजे में कहा। उसमें जमुना दास की जान है, अपनी बेटी के लिए जी रहा है वो। अच्छा, तो फिर? वो दुर्गा पंथ में है और बड़ा शक्तिमान है। उसे काली पंथ में ले आओ, तुम्हें मनिका मिल जाएगी, गंगा ने कहा और मैं उसे घूरने लगा। अचानक एक ख्याल मेरे दिल में कूदा। मैंने फौरन कहा, एक और सौदा कर सकता हूं मैं गंगा। बोलो, उसने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा। फरीद खान काली पंथ में है। हाँ, तुम कह लो। कह लो क्या मतलब? वो तो खुलकर अपने दीन धर्म का सौदा कर चुका है। किसी भी पंथ को उस पर एतमाद नहीं, वो मफाद परस्त है। मफाद पर दूसरी तरफ लुढ़क जाता है, सिर्फ अपने मतलब की बात करता है, बहुत लालची है और किसी से मुखलिस नहीं। खैर, मगर तुम जो कहना चाहते हो कहो। मेरी माँ उसके कब्जे में है। हाँ, मुझे मालूम है। उसे आज़ादी दिला दो, तो फिर तुम हमारे साथी बन जाओगे। अगर मेरी माँ मिल गई तो? उस पापी के मन की बात हमें मालूम है। उसने तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करने के लिए तुम्हारी माँ को कैद कर रखा है। वो सिर्फ इस शर्त पर तैयार होगा कि तुम माँ बेटे सारी जायदाद उसके नाम कर दो। मुझे इल्म हुआ है कि उसके बाद वो हम दोनों को कत्ल कर देगा। मैंने कहा, अगर तुम काली पंथ में सच्चे मन से शामिल हो जाओ तो वो तुम्हें नहीं मार सकेगा। हाँ, तुम्हारी माँ के बारे में तो नहीं कह सकती, ना ही हम उसे मजबूर कर सकते हैं। वैसे तुम कहो तो कोशिश की जाती है। तुम कोशिश करो, मेरी माँ को मेरे सामने ले आओ, शायद मैं तुम्हारी बात मान लूँ। ठीक है, हम जल्द ही दूसरी मुलाकात करेंगे, उसने कहा और उठ खड़ी हुई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। बहुत से सवाल छोड़ गई थी। रूहों की सियासत, मरने के बाद भी एक खेल शुरू हो गया, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं मानता। गलीज रूहें ही मौत के बाद भटकती फिरती हैं, या फिर ये जादू वगैरह के खेल। मेरे दिन में रूहों का ये तस्वुर नहीं है। दिल को एक धक्का सा लगा। मैं क्या रह गया हूँ? मुझे क्यों रान दरगाह कर दिया गया? मैंने अपने दीन के खिलाफ हर पेशकश को ठुकरा दिया। मुझे तो धोखे से नापाक किया गया। मुझे धोखे से मेरा ईमान छीना गया। मेरा कसूर तो था नहीं, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब मैं नापाक हो चुका हूँ। मैं मुकद्दस आयात को छूने के काबिल नहीं रहा। दूसरी बात खुशखबरी थी, यानी मनिका और जमुना दास जी जिंदा हैं। ये खुशी की बात थी। शायद कभी उनसे मुलाकात हो जाए। न जाने मैं कितनी देर सोचता रहा, फैसले करता रहा और फिर मैंने गहरी सांस ली। मैं एक फैसले पर पहुंच गया। बुराई के जवाब में बुराई, चालाकी के जवाब में चालाकी।
केदारी झींचता झींचता मेरे सामने आया। जय आशीष पर लोकता महाराज, उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। मैं हंस पड़ा तो वो हैरत से मुझे देखने लगा। अरे आप हंसे क्यों महाराज, उसने कहा। बस ऐसे ही, दुश्मन दोस्त बन गए। ये खबर मुझे गंगा ने दी है, हालांकि मैं तुम्हारा मेहमान था। बस महाराज, अब लोक और परलोक में भी संसार की सियासत झाग घुसी। गंगा श्री ने यह भी बता दिया होगा कि हम तीसरे दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे हैं। नहीं, मुझे उस तीसरे दुश्मन के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो आपको मैं बताऊंगा। वैसे आपने अपना नाम शक्ति आनंद तो स्वीकार कर लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी गंगा श्री से कुछ शर्तें मनवाना है। मैं उन शर्तों का जवाब लाया हूं। तुम? हाँ मैं, उसने कहा। गंगा क्यों नहीं? वो कहती है तुम उसकी बात नहीं मानोगे, हम अगर खुद ही उसके बारे में फैसला करें। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं महाराज। हाँ कहो। कुछ बंदूकें दूसरों के कंधों पर रखकर चलाई जाती हैं, लेकिन हथियार हमेशा अपने हाथों में। अपने बस में हो तो मजा आता है। वाह वाह, 1000 बारों की घिसी हुई पिटी बात कही तुमने, मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। कैसी ही हो, लेकिन है 16 आने खरी। तुम्हें खुद बड़ी शक्ति मिल रही है महाराज, किसकी मजाल होगी जो तुम्हारे सामने टिके। अब बात तुम्हारे कानों तक पहुंच गई है तो मुझे भी बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं। तुम म्योर संकट हो। म्योर संकट का ले ज्ञान की आखिरी मंजिल तक पहुंच सकता है। वो होता है ये जो पूरे चांद ग्रहण में खुले आसमान के नीचे पैदा होता है। चांद ग्रहण काले इल्म वालों के लिए बड़ी अहमियत रखता है, और मेवर संकट जादू का वरदान है। चलो छोड़ो इन बातों को, अब बताओ क्या चाहते हो। मेरे चाहने से क्या होगा? क्यों मतलब? वो बोला, मतलब तुम जानते हो तुम लोगों ने धोखे से मुझे न जाने क्या पिलाया है। अच्छा खैर, तुम मुझे बताओ, तुमने अपने अपने पंथ छोड़कर आपस में इत्तेहाद क्यों किया, जबकि कुछ ही वक्त पहले तुम बुरी तरह एक दूसरे के खिलाफ थे। चंद्रकांता फिर से जाग गई है। ये कौन है? मैंने हैरत से पूछा। वो पापिन सदियों पुरानी आत्मा है, जन्म जन्म की आग में सुलग रही है। अगर संसार के सारे काले जादू उसके खिलाफ ना होते तो उस वक्त उसका जादू सबसे बड़ा होता, हमारी देवी उसके सामने कुछ ना होती। मगर ये इस समय करने की बात नहीं। मुझे क्या करना है? तुम एक तरफ की बात करो तो मैं बात आगे करूं। मैंने कब मना किया है? मैंने अपने नए मंसूबे के तहत कहा। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं, मैंने कहा, और वो खुशी से उछल पड़ा। अब मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना है? बस महाराज, आपको थोड़े दिनों की सीख दी जाएगी और उसके बाद आपको बांदीपुर जाना होगा। हाँ, आप तिलक राम पांडे जी से मिलेंगे। पांडे जी के बाप दादा राजा थे। बांदीपुर उनकी राजधानी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनसे उनकी रियासत छीन ली। उनके राजा का खिताब भी छीन लिया गया। बस अब उन्हें एक भारी वजीफा मिलता है। पांडे जी बड़े दिल वाले हैं। आज भी उनकी राजा वाली शान नहीं गई। एक माहिर शिकारी हैं और हमेशा दरिंदों का शिकार करते हैं। बहुत सी कहानियां मशहूर हैं उनके बारे में। सुना है शिकार की आड़ में उन्होंने कई अंग्रेज शिकार कर डाले, जिनके बारे में उन्हें मालूम था कि वो उन दुश्मनों में शामिल थे जिन्होंने बांदीपुर उनके पुरखों से छीन लिया। अरे वाह, फिर तो वो बड़े मजे की चीज होंगे, मैंने खुश होकर कहा। आपको वहां जाकर बड़ा मजा आएगा, बड़ी दिल लगी वाले हैं लोग। सबसे अहम बात यह कि शिकारियों की बड़ी इज्जत करते हैं। आपको एक बड़े शिकारी के तौर पर वहां जाना होगा। शिकारी के तौर पर? मैं हंस पड़ा, फिर बोला, मैंने तो सिर्फ मछलियों का शिकार किया है, इसके अलावा मैंने आज तक कोई चीज नहीं मारी। क्यों महाराज, हैं तो आप भी नवाबी खानदान के। तो फिर मतलब ये कि रईसों और नवाबों का तो शौक ही सैरो शिकार होता है। फिर आपसे दादाजी मामून खान तो बहुत बड़े जागीरदार थे, वो शिकारी भी थे। मैंने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो खूबसूरत लड़कियों का शिकार खेलते थे और सारा बिगाड़ इसी वजह से पैदा हुआ। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, ओह हाँ, हीरा लाल मुझे बता चुका, उन्होंने उसकी बेटी मार डाली। खैर, तो मैं कह रहा था कि वो शिकारियों की बड़ी इज्जत करते हैं और आप एक शिकारी की तरह के पास जाएंगे और आपको एक बड़ा शिकारी बनने की सीख दी जाएगी, यानी मुझे निशानाबाज की मशक कराई जाएगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तो फिर राजकरदनी राज जाना है, बस एक फूंक मारेगी और आपका निशाना जीवन भर खाली नहीं जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान तरीका है, मैंने दिलचस्पी से कहा। मेरी ये दिलचस्पी जली नहीं थी। मैं जिस जमूद का शिकार था वो मेरी जान ले रहा था। पाकिस्तान छोड़कर बस स्मगलर का शिकार होकर यहाँ हिंदुस्तान में आ घुसा और एक बेगुनाह मुजरिम बन गया। लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था और ये लोग इसी बिना पर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। किस सोच में पड़ गए महाराज? केदारी ने पूछा। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे कहने पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। विजय आशीष पर लोकता। तो फिर आपका नाम ठीक है ना? मेरा मतलब है शक्ति आनंद। केदारी ने खुश होकर कहा। तुम मेरा नाम धोबी का गधा भी रख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने आहिस्ता से कहा। आपकी ये बेजारी बेवक्त है। बांदीपुर जाएंगे तो आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। खास तौर से मैं आपको जीवती राय के बारे में बताता हूँ, वहाँ वो आपको मिलेगी। जीवती राय? ये कौन श्रीमती हैं? बस आपको देखकर अंदाजा होगा, वो आपके मन को मुट्ठी में ले लेंगी और उन्हीं की मदद से आपको सारे काम करने होंगे। हमारे गुरु जो दुश्मन आत्माएं फैल गई हैं, उनकी सरबराह चंद्रकांता है। आपको काली देवी और राजकरधनी के लिए उसके खिलाफ काम करना है और उसका आगाज महाराज पांडे की हवेली से होगा। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है? बस थोड़ी सी कारीगरी सीखनी है आपको।
ठीक है, मैंने कहा। तन्हाई में सोचों के सिवा और क्या था। जिन हालात से वास्ता पड़ा था उनमें सबसे बड़ा दुख का पहलू ये था कि माँ फरीद खान के चुंगल में फंसी हुई थी और फरीद खान का किरदार सबसे अजीब था। बदबख्त ईमान खो चुका था, मगर क्या मिला उसे? अपनी शैतानियत के जरिए वो जायदाद तक पर काबू नहीं पा सका। उससे ज्यादा बदनसीब और कौन हो सकागा। वही बात के कदर ही मिला कि विसाले सनम, जहन्नम तैयार कर ली अपने लिए। मेरी बात और थी। अल्लाह जानता था कि मैं अपने दिल से उस नापाक जादूगरों को कबूल नहीं कर सका। मेरे दिल में आज भी यही ख्याल था कि माँ मिल जाए तो कहीं गोशा अपना लूँ, हर चीज़ पर लानत भेज दूँ। बस फरीद खान से मिलकर उसकी मांग भी पूरी कर देता और जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर देता। लेकिन फरीद खान, जिसके लिए मेरे दिल से तसव्वुर तक निकल गया कि वो मेरा चचा है, उसके बारे में बता दिया गया कि कागजात की तकमील के बाद वो हमें एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे बिल्कुल एक नई और बेहद वसी इमारत में पहुंचा दिया गया। यहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। मेरे लिए बहुत आला दर्जे की बंदूकें रखी गईं और मुझे उनका इस्तेमाल सिखाया जाने लगा। अपनी निशानाबाजी पर मुझे खुद हैरत हुई। केदारी कई बार मेरे पास आया और उसने हंसते हुए कहा, आपको पता है शक्ति आनंद राजकुमार कि आप कितने हार्स पावर के हैं? क्या बकवास है। नए दौर में ताकत का अंदाजा घोड़ों की ताकत से ही लगाया जा सकता है। मैं नहीं समझा। आपने अपना निशाना देखा है? वो बोला। हाँ, मगर वो मेरा कहाँ है? तुम मुझे बता चुके हो कि वो छुपी हुई आत्माओं की शक्ति है, मैंने कहा। इस तरह वो छुपी आत्माएं आपके शरीर की शक्ति बन गई। अगर शेर भी आपके सामने आ जाए तो आप उसकी भी टांगे चीर सकते हैं। अरे बकवास कर रहे हो तुम, मैंने फीकी सी हंसी से कहा। अब तजुर्बा तो करा नहीं सकता, मेरी बात ही मान ले तो कृपा होगी, केदारी ने हंसकर कहा। बाद में भी हंसकर खामोश हो गया। लेकिन इस दौरान छोटे छोटे वाकयात से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे बदन में बेपनाह ताकत आ गई है। बहुत सी ख्वाहिशें मेरे दिल में पैदा हुई। मनिका की जिंदगी की खबर मिल चुकी थी। दिल चाहता था कि उससे मिलूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि वो दुर्गा पंथ से थी और दुर्गा पंथ उनका नापसंदीदा पंथ था। बिलावजह उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। केदारी अक्सर मेरे पास आता रहता और बताता था कि अब मेरी रवानगी के सिलसिले में क्या हो रहा है। तिलक राम पांडे के बारे में उसने कहा, पांडे एक जुनूनी शिकारी है। उसका ज्यादा वक्त जंगलों में शिकार करते गुजरता है। एक शिकारी की हैसियत से पांडे का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है। लेकिन इन दिनों एक नए नाम की बड़े जय जयकार हो रही है। मैंने पूछा, किस सिलसिले में? अरे वही शिकार के सिलसिले में। कोई और शिकारी है? और उसका नाम पता क्या है? मुझे क्या पता, मैंने सादगी से कहा। शक्ति आनंद, केदारी ने कहा। क्या? ये तो तुमने मेरा नाम रखा है। इसी नाम की जय जयकार हो रही है महाराज। शिकारियों के टोले जंगलों में उसे तलाश करते फिरते हैं। उसके शिकार की कहानियां तो खौफनाक जंगलों के किनारे आबाद बस्तियों में मिल जाती हैं, मगर वो खुद नहीं मिलता। मगर वो है कौन? शक्ति आनंद, केदार ने मखसरेपन से कहा। मैंने उसे घूरा तो वो जल्दी से बोला, आप महाराज आप। ओ, बहुत बड़ा जाल फैलाया है तुम लोगों ने, मैंने कहा। शिकार भी उतना ही खतरनाक है महाराज, यानी चंद्रकांता। हाँ शक्ति आनंद जी, ज्यों ज्यों आप हम में शामिल होते जाएंगे आप पर बहुत से भेद खुलते जाएंगे। चंद्रकांता इस समय तमाम पंथ वालों के लिए भयंकर रोग बनी हुई है। इतने नुकसान पहुंचाए हैं उसने सबको कि ना पूछो। इसलिए सारे पंथ इकट्ठे हो गए। इस बात से समझो कि आप पर कितना बड़ा भरोसा किया गया और आपको कितना बड़ा काम करना है। और अगर मैं ना करूं तो? मैंने मुस्कुरा कर कहा और केदारी संजीदा हो गया। फिर बोला, देखो महाराज, संसार में सारे काम ही हो जाते हैं, लेकिन ये बात आप खुद समझ लें कि आपको उसके बदले कितनी बड़ी शक्ति मिल रही है। फरीद खान आपकी माँ को साथ लेकर खुद आपके चरणों में आएगा और अपने जीवन की भीख मांगेगा। मैं खामोश हो गया। माँ के नाम के साथ ही मेरी सारी खुशशौकी खत्म हो जाती और बाद में खुद को दुनिया का सबसे नाकाम इंसान समझने लगता, जो अपनी माँ को एक दुश्मन के चुंगल से निकालने में नाकाम रहा। एक और मुलाकात में मैंने केदारी से पूछा, मुझे कब तक रवाना होना है केदारी? मैं आज तुम्हारे पास इसी काम से आया हूँ। अच्छा तो बताओ, कुछ सवालात हैं शक्ति जी। अगर आपको किसी खतरनाक दरिंदों भरे जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या आप अपने भरोसे के साथ शिकार कर सकते हैं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। नहीं, मेरा मतलब है आप खौफजदा तो नहीं होंगे? शायद नहीं। गंगा का यही कहना है। गंगा का? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, वही तुम्हारी निगरानी करती रही है। असल में खुद भी तुम्हारी बस्ती गुजर घाट की रहने वाली है और तुम्हें खूब जानती है। मुझे एक बात बताओ केदारी। हाँ पूछो। ये क्या अलग फेर है? गंगा तो एक आत्मा है, वो तो अब इस संसार की बासी नहीं। चंद्रकांता जो कुछ भी करेगी, गंगा को उससे क्या नुकसान पहुंचेगा? फिर वो क्यों इस काम को इतनी दिलचस्पी से कर रही है? ये सब जादू के खेल है महाराज। कौन क्या कर रहा है कौन जाने, हम इस पर गौर नहीं करते। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहते तो खामोश हुआ जाता हूँ। लेकिन एक सवाल मुझे परेशान करता है, मैंने कहा, और केदारी खुद को परेशान हो गया। फिर बोला, जो मर्तबा आपको काली धर्म में मिल चुका है वो बहुत बड़ा है और सबको हुक्म है कि आपको परेशान ना होने दिया जाए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा काम करना है। आप क्यों परेशान हैं महाराज? आखिर ये चंद्रकांता कौन है? और तुम्हारी देवी तो तुम्हारे धर्म में जादू की सबसे बड़ी ताकत है। उसके नाम से काले जादू का नाम है।
फिर ये चंद्रकांता कौन है जिसके सारे काले धर्म खौफजदा हो गए? केदारी ने सर झुका लिया। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, वो बोला। क्यों? इस सवाल का जवाब खुद तुम्हें समय देगा। हाँ, अगर तुम हमारे धर्म के होते और वेद, ब्रह्मा, गीता और रामायण तुमने पढ़ी होती तो तुम्हें खुद इस सवाल का जवाब मालूम होता। मैं खामोश हो गया। मैंने दोबारा इस बारे में पूछने की कोशिश नहीं की। मेरे साथ काम जारी था। मुझे हिंदुस्तान में बिखरे हुए जंगलों के बारे में तफसील बताई जा रही थी। ये बड़े नामी ग्रामी जंगल थे। मुझे बताया गया कि तिलक राम पांडे शिकारियों की दुनिया में बड़ा नाम है और यूरोप के अंग्रेज शिकारी उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। गर्ज ये कि मेरी जिंदगी में एक नया खेल शुरू हो गया। ये खेल इस लिहाज से बहुत सनसनीखेज था कि खौफनाक काली देवी का मुकाबला चंद्रकांता से था और उसके लिए तमाम काले कबीले जंगल में शरीक हो गए थे और मुझे उस काली फौजों का सलार बना दिया गया। मुझे तिलक राम पांडे के बारे में पूरी तफसील बताई गई। ये भी बताया गया कि चंद्रकांता भी उसके पास मौजूद है और एक और किरदार का नाम भी खास तौर पर लिया गया। ये थी जीवनी राय। उसके बारे में बताया गया था कि वो पांडे की बहन है जिसे पांडे बहुत चाहता है और उस हवेली में उसकी बड़ी हैसियत है। कई दिन के बाद इंतजार खत्म हुआ। उसकी खबर भी मुझे केदारी नहीं दी। बस महाराज, आपके रवाना होने का समय आ गया। उसके लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया गया है और उसकी तैयारी पूरी हो गई। क्या मंसूबा है? आप सोना कुमारी के जंगलात में उससे मिलेंगे। आपकी मुलाकात शिकार के दौरान होगी। उस समय आपके साथ दो शिकारी होंगे। वो कौन है? मैंने पूछा। पैदा किए गए हैं आपके लिए। एक इलाका है दरियागंज, वहाँ के जागीरदार बनाए गए हैं और वही सपोर्ट करेंगे आपको। उसके बाद ज़रूरी हुआ तो उन्हें आपसे अलग कर दिया जाएगा, लेकिन ये उस समय होगा जब आपको तिलक राम पांडे का साथ हासिल हो जाएगा। केदारी ने मुझे बहुत सी ज़रूरी बातें बताईं। उसके जाने के बाद मैं उसकी बातों पर गौर करने लगा। मुझे एक दिलचस्पी का एहसास हुआ। हालांकि सब कुछ हालात की वजह से हो रहा था। खेल कहाँ से बिगड़ा और कहाँ तक पहुँच गया। मैं गुज्जर घाट के एक ज़मींदार ख़ानदान का फ़र्द था। दादा बाप रवायती ज़मींदार थे, जालिम औबाश, दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी निगाह रखने वाले। उनकी मकारियाँ उसके नेक नाम ख़ानदान को ले डूबी। बहुत से मारे गए और बहुत से जिंदा दरगोर हुए। और अब मैं जो कटी पतंग की तरह डोल रहा हूँ, इन नापाक कुव्वतों के हाथों खेल रहा हूँ। सांप के मुंह में छछूंद अटकी हुई है, निगली जाए ना उगली जाए। और अब एक नया काम शुरू हो रहा है जो मेरे लिए तो बेमानी है। तैयारियां मुकम्मल हो गई और मुझे इस नापाक मुहिम पर रवाना कर दिया गया। मैं शिकारी शक्ति आनंद की हैसियत से जंगलों में रोशनास होने जा रहा था। तैयारियां मुकम्मल हो गई और मुझे इस मुहिम पर रवाना कर दिया गया। मैं शिकारी शक्ति आनंद की हैसियत से जंगलों में जा रहा था। मुझे बहुत आला राइफल दी गई जिस पर मैं निशानेबाजी के ऐसे कमालात रख सकता कि अकल दंग रह जाए। हम बांदीपुर के हदूद में आ गए। फिर उसकी सरहदें बहुत पीछे रह गईं। जिन शिकारियों को मेरे साथ किया गया था वो दोनों दरमियानी उम्र के थे, लेकिन काफ़ी चाको चौबंद। उनमें से एक का नाम श्री सिंह था, दूसरे का गोविंद। दोनों काफ़ी खुश मिजाज थे। पड़ाव की पहली रात हमारा तफसीली तारफ हुआ। अपने में बारे में बताओ श्री सिंह। राणा सांगा की संतान में से हूँ महाराज। पिताजी उसकी फौज के अफसर थे, बड़े बहादुर माने जाते थे। समय बदलता गया, हम बहुत से भाई थे। मुझे शिकार का शौक था। फिर एक रईसजादे की हैसियत से शिकार खेलता रहा और जब बुरा समय आ गया तो पेशावर शिकारी बन गया। गोरों को शिकार खिलाने लगा और उसे रोजी बना लिया। बंसीराज और केदारी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? राज करधनी का दासी हूँ, आशीष पर लोकतापन से ताल्लुक रखता हूँ। बंसीराज जी ने आपके बारे में बताया, मैं और उनकी आज्ञा पर आपके पास आ गया। मेरे बारे में क्या जानते हो? यही महाराज कि आप बहुत बड़े राजकुमार हैं, शिकार के रसिया। हमें आपके साथ रहना है और आपको तिलक राम पांडे जी तक पहुंचाना है। और मुझे वहां क्यों पहुंचाना है? मैंने पूछा। ये हमें मालूम नहीं। और तुम गोविंद? मैंने दूसरे शिकारी से पूछा। कुछ ऐसी ही कहानी मेरी है महाराज। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं काली पंथ से हूँ, मैं काली का दास हूँ, गोविंद ने बताया। अरे वाह, 2 दुश्मन और 2 दोस्त, मैंने दिलचस्पी से कहा। इस बात का उन्होंने कोई जवाब न दिया। जीपों का सफर जारी रहा। शिकारियों की ड्यूटी थी कि मुझे उसी अंदाज में बांदीपुर पहुंचाया जाए जिस तरह वो लोग चाहते हैं। मैंने हरि सिंह से पूछा, तिलक राम के बारे में मालूम है? वो इस वक्त कहाँ है? जंगलों में शिकार खेल रहा है। यह हमारा सफर कितना लंबा है? अभी बहुत फासला है महाराज। कितना? काफी ज्यादा है। हमें घोड़ा पांडी पहुंचना है, उसके बाद जीपें छोड़नी होगी। मगर क्यों? आगे घने जंगल शुरू हो जाते हैं जिनमें जीपें सफर नहीं करती। तो फिर? नहीं महाराज, घोड़ों का इंतजाम है। ओह अच्छा, मैंने कहा। वाकई अब मुझे मजा आ रहा था। ये दोनों भी बहुत अच्छे थे, एहतराम करने वाले। हमारा सफर एक बस्ती पर खत्म हुआ। ये उन आबादियों की आखिरी बस्ती थी। न जाने किस तरह हर जगह बंदोबस्त किया गया। इस बस्ती के एक बड़े कुशादा घर में हमने रात गुजारी। वसी घर जिसके बड़े बरामदे में काली का हैबतनाक मुजस्मा था। यहाँ आला पैमाने पर पूजा होती जिसके असरात नजर आ रहे थे। गोविंद वहां आते ही काली के चरणों में बैठ गया, जबकि श्री सिंह मुंह बनाकर एक तरफ हट गया। बहुत से लोग आ जा रहे थे, कुछ पूजा के लिए और कुछ ऐसे ही दर्शन के लिए। मैं खामोशी से ये देखता रहा।
मैंने अपने जहन को आज़ाद छोड़ दिया। दूसरी सुबह हमें यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार किया गया। यहाँ मैंने जो कुछ देखा उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये सब काली के पुजारी हैं और इस लिहाज से हमारे साथ ताउन हो रहा है। यहाँ हमारे लिए अच्छे घोड़ों का बंदोबस्त किया गया। तमाम तैयारियों के बाद जीपें यहीं छोड़ दी गईं और हम उन शानदार घोड़ों पर बैठकर चल पड़े। ये जंगलों के सिरे की आखिरी बस्ती थी, इसलिए ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा और कुछ देर के बाद हम जंगलों में दाखिल हो गए। बेहद खूबसूरत मनाजिर हमारे सफ़र में थे। काफ़ी लंबा सफ़र किया, इसमें बड़ा मज़ा आया। रास्ते में हमने कोई शिकार नहीं किया। आखिरकार हमने एक जगह पड़ाव किया और खाने पीने की तैयारियां करने लगे। जंगल में दाखिल होते ही जानवरों की भरमार नजर आई। 2 बार चीते भी दिखाई दिए और मैंने गोविंद से पूछा, यहाँ खतरनाक दरिंदे भी हैं? मैंने चीते देखे हैं, सारे दरिंदे मौजूद हैं सरकार। ये जंगल हिंदुस्तान के बड़े जंगलों में से है। यहाँ हिंदुस्तान में और भी ऐसे जंगल हैं। जी हाँ, जिस बस्ती से हम यहाँ आए वो इन जंगलों से ज़्यादा दूर नहीं। जी महाराज, ये दरिंदे बस्ती वालों को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये महाकाली स्थान है, काली महारानी इसकी हिफाजत करती है। अव्वल तो दरिंदे इस बस्ती में घुसते ही नहीं, और अगर कोई भूला भटका घुस भी आए तो किसी बकरी के बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, गोविंद ने मोहब्बत से कहा। सफ़र करते हुए सारा दिन गुजर गया। हमारे दाएं तरफ खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले थे। उनके दामन में पहाड़ी खच्चरों के काफले घंटियां बजाते हुए सफ़र कर रहे थे। पहाड़ों के दामन में एक बहुत बड़ा चौड़ा दरिया बह रहा था। अक्सर जानवर उसके किनारे पानी पीते नजर आते। आखिरकार एक बस्ती के आसार दिखाई दिए। झुकती हुई शाम के साये में बस्ती के कच्चे पक्के मकान बड़े अच्छे लग रहे थे। हरी सिंह ने बस्ती से दूरी क़याम के बारे में मुझसे इजाज़त मांगी और मैंने गर्दन हिला दी। ये तुम्हारा काम है, जैसे मुनासिब समझो, मैंने कहा। क़याम का बंदोबस्त कर लिया गया। मौसम बेहद खुशगवार हो रहा था। आसमान पर गहरे काले बादल जमा होने लगे। ये खदशा था कि शायद बारिश हो जाए। बारिश या बरसने का भी इंतज़ाम था, लेकिन बारिश नहीं हुई। जंगली जानवरों की भाग दौड़ हो रही थी और शिकारी मुहतात थे। रात के 2 बजे होंगे कि गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। हम उस वक्त हल्की नींद में थे, लेकिन गोली की आवाज़ ने हमें होशियार कर दिया। लगता है महाराज कि हम यानी मंदल के करीब पहुंच गए। पांडे जी महाराज आसपास कहीं मौजूद हैं, हरी सिंह ने कहा। गोली की आवाज़ पर कह रहे हो? मैंने पूछा। जी महाराज। क्या ज़रूरी है कि वो पांडे जी हों? कोई और शिकारी भी तो मैं मालूम करता हूँ, हरी सिंह ने कहा और वहाँ से चला गया। गोविंद मेरे पास खामोश बैठा था। हम दोनों अंधेरे में आंखें फाड़ते रहे। बादलों से कभी कभी कोई बूंद टपक पड़ती। कुछ देर बाद हरी सिंह दिखाई दिया, फिर वो करीब आ गया। बिल्कुल ठीक फैसला निकला महाराज। थोड़े फासले के बाद गहराइयां हैं और इन गहराइयों में नीचे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जंगलों में हांका हो रहा है। शायद शेर को घेरा गया है। वो देखिए हांके की आवाज़, हरी ने कहा और मैंने ढोल की आवाज़ सुनी। इसके साथ ही इंसान एक मखसूस धुन में चीख रहे थे। हांके के बारे में बचपन में मैंने सुना था। ढोल बजाकर और शोर मचाकर खौफजदा किया जाता है, फिर किसी मखसूस एंगल पर लाकर उस पर गोली चला दी जाती है। आगे चले महाराज। गोविंद की शिकारी हिस्स जाग गई। चलो मैं तैयार हूँ। हमने घोड़ों की रस्सियां खोल दी जिन्हें दरख्तों के साथ बांधा था। छोड़कर उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती थी, क्योंकि शेर उधर भी आ सकता था। खुले रहकर घोड़े अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकते थे। हम चल पड़े। हमने राइफलें संभाल रखी थी। दोनों शिकारी भी सेहतमंद शिकारी नहीं थे। हम सिर्फ शिकार करने नहीं आए थे, बल्कि एक खतरनाक जादुई मुहिम दरपेश थी। ये दोनों भी काली ताकतों से आरास्ता थे, जिसे मैंने महसूस कर लिया। दोनों तरह की ताकतें इस्तेमाल हो रही थी। एक तरफ काली शक्ति और राजकर्दनी की ताकत काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ 2 माहिर शिकारियों की महारत। हमने ढलान नहीं तय की, बल्कि गोविंद की रहनुमाई में एक और रास्ता इख्तियार किया और उस तरफ पहुंच गए जहां से हांके की आवाज़ आ रही थी। अचानक सन्नाटा छा गया। हांक रुक गया। हरिनाथ के हाथ के इशारे से हमें आगे बढ़ने से रोक दिया और सरगोशी में बोला, शेर ज़्यादा दूर नहीं। उन लोगों के साथ मैंने भी राइफल संभाल ली थी और तारीकी में आंखें फाड़ कर देख रहा था। दफतन एक सरसराहट सी सुनाई दी और मैंने थोड़े ही फासले पर एक शख्स को ऊंचे दरख्त से नीचे उतरते देखा। उसने एक हाथ में राइफल संभाली हुई थी और बहुत एहतियात से नीचे उतर रहा था। यह भी बड़ा सनसनीखेज मंजर था। लेकिन दूसरा खौफनाक मंजर जो मैंने देखा वो ये था कि उस शख्स से कोई 15 फीट पीछे एक खौफनाक शेर जमीन से चिपका उस शख्स पर छलांग लगाने की घात में था, और साफ जाहिर था कि उस शख्स को शेर की वहां मौजूदगी के बारे में इल्म नहीं था। मेरे खौफ की रवानी तेज हो गई। ये तो शिकारी के शिकार होने की तैयारी थी। मैंने राइफल संभाल ली और एक दिलचस्प शिकार के लिए तैयार हो गया। अचानक जंगल शेर की धाड़ से गूंज उठा। उसने अपनी मखसूस आवाज़ निकालकर फिजा में छलांग लगाई और राइफल वाला आदमी साकित रह गया। मेरी राइफल से गोली निकली। शेर उसी वक्त फिजा में था और बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ कि उस वक्त मैंने गोली होशो हवास में नहीं चलाई थी। बस किसी गैर मरी कुव्वत ने सारा काम किया और शेर गोली खाकर नीचे गिर पड़ा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।
कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।